नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल की शक्तियां, और ये आज हमारे राज्यपाल पर जो क्लास दोस्तों है वो तीसरी है। इसके पहले मैंने राज्यपाल पर 2 क्लासेज को पढ़ा चुके हैं, 2 क्लास पढ़ाया है। आज जो लोग पहली बार हमारा देख रहे होंगे क्लास, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया करके वो पिछली वीडियो जरूर देखें, उससे मिला के पढ़ने में आपको आसानी होगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, हम राज्यपाल की शक्तियां पढ़ रहे हैं, तो राज्यपाल की संरचना, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है, ये तमाम चीजों को मैं बता चुका हूं। राज्यपाल की शक्तियों को क्लियर करने के लिए, पावर ऑफ गवर्नर्स को क्लियर करने के लिए हमने क्या किया है, उसको आसान भाषा में करने के लिए उसको शक्तियों को 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। पहला कार्यपालिक शक्तियां, दूसरा विधायी शक्तियां, तीसरा वित्तीय शक्तियां, और चौथा न्यायिक शक्तियां। ध्यान सुनिए मैंने क्या क्या कहा। आप कलम कापी लेके बैठिएगा और लिखते चलिएगा। 4 शक्तियों में हम उसको पढ़ लेंगे। पहला विधायी शक्तियां, दूसरा कार्यपालिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। तो आज हमारी क्लास जो है कार्यपालिक शक्तियां और विधायी शक्तियों पर होगी। अगर समय मिला तो हम आगे भी चर्चा कर लेंगे। एक तरह से दोस्तों, मैं आपके साथ ये बताना चाहता हूं कि हमें उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को एक नई धार, एक नई ऊर्जा दे रहे होंगे। अपने तैयारी के रास्ते में आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं आपके इस तैयारी में एक माध्यम हो सकता हूं सहयोग करने का। पढ़ना दोस्तों आप ही को पड़ेगा। कार्यपालिक शक्तियों की बात करते हैं तो एकदम इस बात को ध्यान दें कि अगर हमने बढ़िया से संघ को पढ़ा है, संघ कहने का मतलब मेरा, आपने राष्ट्रपति को पढ़ा है, आपने लोकसभा को पढ़ा है, आपने राज्यसभा को पढ़ा है, वैसे ही हूबहू व्यवस्था यहां पर भी है। क्योंकि इसको हम जान लें, अगर हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा डिवाइडेशन है दोस्तों, वो यूनियन और स्टेट में है। हमारा देश संघात्मक शासन व्यवस्था है, और संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का जो शेयरिंग होती है वह यूनियन और स्टेट में है। यूनियन में आते हैं दोस्तों प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा और राज्यसभा। याद हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा और राज्यसभा। ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है यह संघ का संवैधानिक प्रधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। संवैधानिक प्रधान है, या इसी को हम औपचारिक प्रधान कहते हैं। जो हमारा राष्ट्रपति है दोस्तों, यह निर्वाचित होता है। ठीक है। फिर लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा एक आम सदन है, एक निम्न सदन है। इस लोकसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। तो हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करता है, वह नियुक्त होता है। उसी तरह से जैसे संघ की व्यवस्था है दोस्तों, उसी तरह से राज्य की भी व्यवस्था है। तो राज्य की व्यवस्था में दोस्तों गवर्नर हो गया, विधान सभा हो गई और विधान परिषद हो गया। यहाँ पर ध्यान दें कि विधान, हर राज्यों में विधान परिषद नहीं है, किन किन राज्यों में है ये मैं बताऊंगा आपको जब मैं राज्य का विधानमंडल पढ़ाऊंगा। तो वहां पर ये चीजें बड़ी क्लियर कट होती हैं। यहाँ का जैसे, अब इसको मिलाइए, जैसे यूनियन में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ये संवैधानिक प्रधान होता है, वैसे राज्यों में गवर्नर, राज्यपाल होता है, लेकिन तो यह भी औपचारिक प्रधान होता है, यह भी संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन यह नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दोस्तों, कि यूनियन में जो संवैधानिक प्रधान होता है वो निर्वाचित होता है, और राज्यों में जो संवैधानिक प्रधान होता है वह नियुक्त होता है। अब यहाँ पर वही चीज, विधानसभा में जिस पार्टी को बहुमत हासिल होता है, उस बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री, उस बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है।
तो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति होती है, यह भी संवैधानिक ही प्रधान है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। तो पहला तो मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि यह एक संवैधानिक प्रधान है, या इसी को हम कहते हैं औपचारिक प्रधान है। ये हमें एकदम क्लियर कट आपको पता होना चाहिए। आगे, राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दरअसल दोस्तों, जैसे केंद्र में किया गया है कि संघ का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होगा और उसकी शक्तियों का प्रयोग उसके अधीनस्थ करेंगे, ठीक हूबहू व्यवस्था राज्यों में भी की गई है कि राज्यों का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होगा और उसकी शक्तियों का प्रयोग उसके अधीनस्थ करेंगे। वहां पर केंद्र में दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र में 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह क्लियर कर दिया गया है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है। एकदम एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, होना चाहिए कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है। लेकिन राज्यपाल के बारे में ऐसी प्रावधान नहीं है, क्योंकि राज्यपाल को लिखा जाता है कि राज्य की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, स्वविवेकी शक्तियों को छोड़कर, गौर करें, स्वविवेकी शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर कार्य करेगा। तो यहाँ पर राज्यपाल जो है स्वविवेकी शक्तियों में एक तरह से मैं ये कहूँ तो राष्ट्रपति से ज्यादा है, क्योंकि राष्ट्रपति को एकदम बाउंड कर दिया गया है, एकदम बांध दिया गया है कि वह मंत्रिपरिषद की ही सलाह से कार्य करेगा, एकदम कंपलसरी। बट इन द केस ऑफ गवर्नर, जो उसको स्वविवेकी अधिकार मिले हैं, वो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, न्यायालय तक भी हस्तक्षेप उसमें नहीं कर सकते, वो उसका स्वविवेकी अधिकार है। तो संवैधानिक प्रधान हो गया, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और दोस्तों ये मुख्यमंत्री और ये जो अन्य मंत्री होते हैं, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये संवैधानिक बात है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि विधानसभा में जब तक इनको बहुमत प्राप्त है और अपनी विभिन्न कार्यकाल के अंतर्गत, तब तक ये सरकार में रहते हैं। कार्यकाल मतलब 5 वर्ष होता है। तो विधानसभा में जिस पार्टी को बहुमत हासिल हो गया वो अपनी सरकार बनाती है, वो अपना कार्यकाल पूरा 5 वर्ष पूरा करती है। लेकिन उनको मंत्री और मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति कौन देता है? तो राष्ट्रपति देता है। दैट इज क्लियर। और ये मुख्यमंत्री जो अन्य मंत्री होते हैं, ये ध्यान देंगे दोस्तों, मुख्यमंत्री जो अन्य मंत्री हो नियुक्ति करता है, ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत रूप से। यहां पर ध्यान दें, एकदम मैं फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। जैसे यूनियन की हम बात करें, यूनियन की बात करें, इसी से आप दोनों को पढ़िएगा। यूनियन की बात करें तो प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद, बल्कि प्रधानमंत्री ना लिख, मंत्री परिषद जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ये जो मंत्री परिषद होती है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? मंत्री अपना त्याग पत्र, बल्कि मैं मंत्री परिषद ना कहूं दोस्तों, मंत्री लिख दूं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति की उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि ये अपना जो त्याग पत्र देते हैं ये किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा में बात करेंगे तो वो, यूनियन में बात करेंगे तो लोकसभा। अगर ये भी स्पष्ट कर देता हूं, मंत्री परिषद जो होगी वह सामूहिक रूप से लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अगर हम यही स्टेट की बात करें, राज्य की बात करें, तो एकदम इसी से पकड़ लीजिए। मंत्री जो है किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? राज्यपाल के प्रति। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति दोस्तों? राज्यपाल के। दैट इज क्लियर। कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर हम राज्य की बात करते हैं,
प्रदेश की बात करते हैं तो मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे, क्योंकि वो ही नियुक्ति करता है। और मंत्री परिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो यहाँ वहां पर विधानसभा थी, सॉरी यहाँ पर लोकसभा था केंद्र में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? विधानसभा। एकदम क्लियर बात होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। अब तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि मंत्री और अनुमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और ये व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। ये आप कॉपी में एकदम क्लियर कट नोट कर लीजिएगा। ये वाली बात मैंने बता दिया और ये भी बता दिया। और इसको स्पष्ट करने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो में जा सकते हैं, जहां मैंने संघ को पढ़ाया है। इसके अलावा राज्यपाल के पास यह स्पेशल पावर है कि वह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये 4 राज्यों, ध्यान सुने, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। पहले बिहार भी था, बिहार को हटा दिया गया है, अब बिहार इसमें नहीं शामिल है। में एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। कौन कौन से 4 राज्य हैं याद कर लेंगे? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। इन राज्यों में एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। पहले बिहार भी था, तो बिहार को नहीं है, बिहार हटा दिया गया है। आगे राज्यपाल जो है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, इसको मैं आगे और पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ है तो नियुक्ति में है तो इसको मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल एजी की नियुक्ति करता है और यह महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और उसका वेतन और पारिश्रमिक, लिखते चलेंगे, और उसका और वेतन और पारिश्रमिक राज्यपाल तय करता है। दैट इज क्लियर। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और महाधिवक्ता का वेतन और भत्ता पारिश्रमिक राज्यपाल तय करता है। देखिए आपने, राज्य के निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के स्टेट इलेक्शन कमीशन में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है। और लेकिन इसको हटाने की प्रक्रिया वो है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की है। राज्य स्टेट इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों के हटाने की प्रक्रिया वही है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की है। आगे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, यह लाइन यहां तक है दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा। ऐसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग अपनी कलम तोड़ देता है प्रश्न पूछने में अक्सर, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछ देता है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो इनको कौन हटा सकता है? बच्चों के दिमाग में आता है कि राज्यपाल नियुक्त करता है तो हटाता भी राज्यपाल है। दैट इज गलत, रॉन्ग हो जाएगा वहां पर दोस्तों। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्यपाल करता है, लेकिन उसको हटाता कौन है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों की जानकारी, जैसे आपने संघ में पढ़ा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है। आपने आर्टिकल 77 होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि राष्ट्रपति को समय समय पर प्रशासनिक कार्यों की जानकारी देता रहे। वैसे ही यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि वह प्रशासनिक मामलों पर, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य बनता है वह प्रशासनिक मामलों पर राज्यपाल को जानकारी देता रहे, शासन संबंधी जो कार्य हो रहे हैं उनको जानकारी देता रहे। मैंने आपसे कहा ना कि दोस्तों, जैसे संघ का प्रावधान चलता है, मतलब जैसे यूनियन का प्रावधान चलता है, वैसे ही राज्यों का प्रावधान चलता है। तो मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। आर्टिकल इसका अगर
क्योंकि लोकसभा आयोग में, राज्य लोकसभा आयोग में आर्टिकल पर विशेष कमांड बनाया जाता है और आर्टिकल याद करने का सबसे सही तरीका है कि आप बियर एक्ट पढ़िए। मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों की जानकारी, आर्टिकल 167 संवैधानिक आपातकाल लागू करने की सिफारिश, संवैधानिक आपातकाल लागू दोस्तों आर्टिकल 356 जिसको आप कहते हो राष्ट्रपति शासन। ठीक है, उस समय ये कब की कंडीशन होगी, जब राज्यों में यही विवेकी अधिकार हो जाता है, जब राज्यों में का शासन संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहा होता है। गौर सुने, जब राज्यों में संवैधानिक शासन या राज्यों का शासन संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहा होता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राष्ट्रपति आपातकाल लगाने की सिफारिश करता है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन या आर्टिकल 356 लागू हो जाता है तो उस समय राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में, मतलब केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, आगे राज्यपाल विश्वविद्यालयों, राज्य की जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो राज्य विश्वविद्यालय होते हैं उसका चांसलर होता है, कुलाधिपति होता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और कुलपति की वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है। तो वाइस चांसलर की नियुक्ति गवर्नर करता है और राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है, तो गवर्नर होता है। चांसलर इक्वल टू राज्यपाल, और वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जिला न्यायालय के आर्टिकल याद कर सकते हैं 233। आगे चलते, ये तो हो गया आपकी कार्यपालिक शक्तियां। विधायी शक्तियों की बात करते हैं। सत्र को बुलाने, सत्र मतलब अधिवेशन को बुलाने, सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास। ठीक यही आपने यूनियन में भी पढ़ा है कि संसद के सत्र को बुलाने, उसका सत्रावसान करने का अधिकार जो है किसके पास होता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास होता है। वैसे ही यहाँ भी है कि राज्य विधानसभाओं के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है, तो राज्यपाल के पास है। नंबर 2, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात एवं ये प्रश्न यहाँ कलम तोड़ देता है एग्जामिनर, एवं प्रत्येक वर्ष सत्र को संबोधित करता है, तो आर्टिकल 175 क्रम से याद हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष एक तरह से ये राज्यपाल का अभिभाषण होता है कि सरकार कौन सी नीतियां लागू करेगी इन वर्षों में, वो एक तरह से वो भाषण होता है। तो ये प्रत्येक चुनाव के पश्चात और प्रत्येक वर्ष सत्र को संबोधित करता है, ये राज्यपाल है। राज्य विधान परिषदों में 1/6 भाग को नामित करता है, राज्य विधानसभा में 1/6 भाग को नामित करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, साहित्य यहाँ पर एक जुड़ जाता है दोस्तों, वहां पर राष्ट्रपति जो है चार कौन, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, लेकिन यहाँ पर एक और जुड़ जाता है, यहाँ पर 5 हो जाता है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन में जो विशेष ख्याति रखते हैं उनमें राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को वह नामित करता है, मनोनीत करता है। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया, अध्यक्ष बीमार है, उपस्थित है और उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे रखा है और अधिवेशन होना, तो वह विधानसभा से ही किसी एक सदस्य को कार्यवाही के लिए नियुक्त कर सकता है। नंबर अगला, एक एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय विधान 1, वहां पर राज्यपाल, राष्ट्रपति 2। यहां पर एक ध्यान देने की बात दोस्तों है, यहां पर एक संशोधन हो चुका है 124वां संविधान संशोधन, जिसमें लोकसभा से 2 एंग्लो इंडियन और राज्य विधानसभाओं से 1 एंग्लो इंडियन को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरह से उस पर कोई सहमति नहीं हुई। इसका मतलब कि 2020 तक इनको रखना था, 2020 के बाद अगर ऐसा होता है तो इनको ये एंग्लो इंडियन का प्रोसेस ही समाप्त हो जाएगा, चाहे वो लोकसभा की बात करें 2 की, चाहे राज्य विधानसभाओं की। तो आपकी पकड़ यहाँ पर होगी एग्जाम के लिए। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट था, कब तक के लिए था,
अब क्या हुआ, तो यहाँ पर आपको पकड़ के बैठना है, क्योंकि जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ये बाद में भी लोग देखेंगे, इसलिए इसको आप पकड़ के बैठिएगा। कोई पारित विधेयक राज्यपाल के पास जाता है, तो ये दोस्तों आर्टिकल 200, ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, वीटो पावर है। कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो उसके पास पहला तो 3 ऑप्शन है। विधेयक को स्वीकृति दे दिया, कानून बन जाएगा। स्वीकृति के लिए रोक सकता है। अगर वह धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, परंतु उसी रूप में अगर विधानसभा ने पास करके भेज दिया, उसी रूप में विधानसभा ने पास करके भेज दिया, तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाएगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान सुनिए, अगर विधेयक मनी बिल नहीं है तो राज्यपाल पुनर्विचार के लिए भेज देता है, और अगर विधानमंडल उसे उसी रूप में पुनः राज्य पास करके राज्यपाल के पास भेज देते हैं, तो इस बार राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य, सॉरी यहाँ राज्यपाल हो जाएगा, वहां राष्ट्रपति, एकदम हुबहू केंद्र की बात है, तो दोनों बातें याद बताता हूँ। तो यहाँ पर राज्यपाल को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। एक तरह से राज्यपाल के पास विलंब का अधिकार, विलंबकारी वीटो है कि वो उसको विधेयक को रोक सकता है, इफ दैट इज नॉट मनी बिल, अगर वो मनी बिल नहीं है तो। लेकिन एक आर्टिकल जो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है वह है अनुच्छेद 201, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। ये बहुत स्पेशली स्टेट एग्जामिनेशन में इसका आर्टिकल ही पूछ देता है, इसलिए आर्टिकल पर पकड़ हो आपकी, इसलिए मैं 200 को यहाँ जोड़ा और 201 भी जोड़ रहा हूँ। विधेयक को अगर चाहे तो वहां पास कर दे, या फिर वो विधेयक को राष्ट्रपति के लिए भेज दिया, ठीक है, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए भेज सकता है। जब विधेयक को वह राष्ट्रपति के पास भेज दीजिएगा तो वहां पर राज्यपाल का उस विधेयक से कोई वास्ता नहीं रहता, कोई लगाव नहीं रह जाएगा। अब उसको जो है हस्ताक्षर करने का टोटली अधिकार किसके पास हो जाएगा, वो राष्ट्रपति के पास हो जाता है। और आर्टिकल कौन सा है, 201। तो वो कौन से विधेयक, यहां तक तो हम जानते हैं लेकिन ये हम नहीं जानते, तो वो कौन से विधेयक हैं जिनको राज्यपाल राष्ट्रपति को आरक्षित कर सकता है, क्यों कर सकता है। अगर ऐसा कोई विधानमंडल ने विधेयक बनाया जिसमें उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है, वो कंडीशन क्या है, तो नंबर 1, ऐसा कोई विधेयक जो उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। नंबर 2, संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो। नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के विरुद्ध हो। और 4, राष्ट्रीय महत्व का हो और उस पर कुछ वो कुठाराघात करता है, तो राज्यपाल इन 4 मामलों संबंधित चीजों को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर कर भेज देगा, और उन मामलों में राज्यपाल की भूमिका नगण्य हो जाती है। अब उस पर साइन करने का, हस्ताक्षर करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास हो जाता है। और यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे या न करे, ये उसका अपना अधिकार है। ठीक, एक और देख लेते हैं, आर्टिकल 213, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अगर हम दोस्तों राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार की बात करें, तो आर्टिकल 123, जैसे हम केंद्र की बात करते हैं, यूनियन की बात करते हैं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार आर्टिकल 123 है। और वो कंडीशन क्या है कि जब संसद का, मैं राष्ट्रपति बता रहा है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक वैसे ही जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल यहाँ पर अध्यादेश जारी कर सकता है। यहाँ भी प्रभाव 6.5 माह कुछ हफ्ता है, 7.5 माह तक है। और यहाँ भी अध्यादेश जारी करने का प्रावधान जो है वो 6.5-7 माह है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी यहाँ पर क्या बोलते हैं, वो राज्यपाल को। ठीक है, ये तभी कंडीशन होगी जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, मतलब 6 महीना और 6 सप्ताह, ये है इसमें। आगे राज्य वित्त आयोग,
राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग जब जो नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए जो बजट का प्रावधान होता है वो राज्य वित्त आयोग के द्वारा होता है। और राज्य वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट एवं कैग की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत कराता है राज्यपाल। तो सुनिए, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है 5 साल के लिए, राज्य लोक सेवा आयोग और कैग की रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत कराता है। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार आर्टिकल 113, ये एग्जाम के लिए आपके लिए प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम दोस्तों इसमें जो ध्यान देने की बात है कि 2 शक्तियों पर बहुत विस्तृत चर्चा हो सकी। कौन कौन हो गई? कार्यपालिक शक्तियों पर और विधायी शक्तियों पर, और अध्यादेश जारी करने का अधिकार पर। 2 और शक्तियां जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो हैं वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर हमको पकड़ बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार है, वो हम आपको अगली माने चौथी क्लास जो होगी राज्यपाल पर, इसमें मैं सब समाप्त कर दूंगा। माने हमारे राज्यपाल पर 4 वीडियो हो जाएगी और आपसे निवेदन है कि पूरा राज्यपाल पूरा विस्तृत पढ़ने के लिए आप हमारी 4 क्लासेस को देख लीजिएगा। एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम वहां से एक भी प्रश्न आपका हटेगा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास तीसरी थी मेरी, इसमें मैंने आप कार्यपालिक शक्तियाँ और विधायी शक्तियों को बता दिया, अध्यादेश जारी करने का अधिकार बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके अलावा राज्यपाल को स्वविवेकी अधिकार है, कुछ हैं, वो कौन से हैं वो मैं बताऊंगा। और क्यों ऐसा कहा जाता है कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट है, या राज्यपाल एक सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल एक सोने के चिड़िया में बंद एक पेड़े के समान जिसके काम पर हस्ताक्षर करना है। ऐसा क्या कारण था? तो क्योंकि अब हम केवल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, वो हम इंडियन पॉलिटी सिस्टम पढ़ते हैं। जब हम पॉलिटी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हमको कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा डायनेमिक रूप से पढ़ना पड़ता है, बड़े इसको उसके गतिशीलता को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। बस आज के लिए इतना ही। आप हमारा क्लास रोज देखें, जो भी मैं क्लास डालता हूँ, वीडियो हमारी आप लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों हमने एक तरह से मान लीजिए कि बड़े सीमित संसाधनों में एक मोबाइल, एक बोर्ड और एक मार्कर अपने बुद्धि विवेक से जो भी मेरे पास आता है वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। और हो सकता है कि ये आपको हमारा प्रयास अच्छा लगेगा। इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। बस।